सबक नंबर 3 भोला, राजे लिखा हुआ सबक है और इसकी पहली बात हमको देखेंगे आज। उर्दू की बयानिया असनाफ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को हासिल है। उर्दू अदब के अंदर बहुत सारे आपको कहानियाँ मजमून पढ़ते हैं हम, तो इसी तरह अफसाने भी होते हैं, मकालमे होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो अफसाने भी हैं। बहुत सारे मुसन्निफों ने अफसाने भी लिखे हैं। तो इसमें वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। अफसानों में क्या होता है कि जो वाक़या बयान किया जाता है तो वो और उस वाक़ये के अंदर जो जो किरदार है, उनकी बातचीत, उनका पूरा माहौल और मंजर ऐसा पेश कि आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है। अफसाने की खास बात ये तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल। प्लाट यानी जो उसकी स्टोरी है, ठीक है, पूरी जो उसका जो ख़ास किसके ऊपर वो स्टोरी चल रही है उसको प्लाट कहते हैं। किरदार, वहाँ पर कौन कौन उसमें लोग आपको पढ़ने में आ रहे हैं तो उनको जो किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे हमारे इस सबक के अंदर जो किरदार अदा कर रहे हैं उसमें भोला है, भोला की माँ है माया, उसका मामू है ना, उसका दादा है। इसी तरह टाइम और उसका जगह, ज़मान व मकान और जगह, मरकज़ी ख़याल, और एक मरकज़ी ख़याल भी होता है इसमें भी हमारे इसमें मरकज़ी ख़याल है भोला, इसको मरकज़ी ख़याल मरकज़ी किरदार है, सॉरी। और इसलूब कहते हैं अच्छी तरह से लिखना, लिखने का फन जिसको खूबसूरती के साथ में किसी करना, इसलूब। अफसाने के फन में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफसाने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर कायम होते हैं। अफसाने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, और कभी कभी अफसाने में किरदार की शख्सियत के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती, यानी वो आदमी कैसा था, क्या था, ये इस पर वो नहीं होता, थोड़ा सा कभी कभी बता दिया जाता है। तो इस सबक के अंदर माया के किरदार के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि वो बेवा है और वो कैसे कपड़े पहने, ठीक है। बाकी दादा और भोला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, तो कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं। इसलिए अफसाने की कामयाबी के लिए लाजमी है कि उसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बा वक्त के किसी न किसी मखसूस दायरे और मकान या मुकाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। तो हर वाक़या, कोई भी वाक़या इंसान के दरमियान में कभी भी, किसी भी वक्त में, किसी भी जगह पर वो वाक़या हो जाता है। कोई भी घटना जिसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ इंसान की किसी भी अपनी ज़िंदगी में या फिर कभी भी वो हो जाती है। अच्छे अफसाने में माहौल की जुज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। और जो अच्छे अफसाने होते हैं उसमें पूरे माहौल के जितने भी अज्जा हैं, चीज़ें हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। माहौल की चीज़ों से मुराद यहाँ पर मकान है ना, गांव, अब हमारे सबक के अंदर गांव का भी जिक्र है, और ज़मानी पस मंज़र और कौन सा वक्त होगा ये, उसके बारे में भी। आइए जान पहचान बनाते हैं इनसे राजेंद्र सिंह बेदी से। 1915 में ये पैदा हुए। वो उर्दू अफसाना निगार है और नंबर 1 के सफ़े अव्वल के पहली लाइन के अफसाना निगार है। ये इन्होंने अफसाने लिखे हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफसानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते हैं। इनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती होता है। दाना व दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो, और हाथ हमारे कलम हुए। यहाँ पर कलम से मुराद पेन वगैरह नहीं है, कलम से मुराद है कटना। उर्दू में कलम करना बोलते हैं ना, सर कलम कर दिया गया, तो यहाँ पर कलम से मुराद है कट जाना, हाथ हमारे कट गए। बहरहाल दाना वो
दाना कहते हैं, दाना तो आपको पता है, चावल का दाना, गेहूं का दाना, दाम पे उसके भाव। तो खैर इसके मानी में जाना नहीं है, ये किताबों के नाम हैं इनके। इनके अफसानों के मशहूर मजमूए हैं। अफसाना भोला इनके मजमूए दाना व दाम से लिया गया है। जो आज हम इस सबक को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, ये इनकी किताब है, अफसानों का मजमुआ है पूरा का पूरा, जो जिसका दाना व दाम, उसमें से ये सबक को लिया गया। जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे साधे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ ने अफसाने का नाम ही भोला रखा है। इसीलिए इसके अंदर जितने भी किरदार हैं वो सीधे साधे हैं, सादा दिल वाले हैं। इसी गालिबन यानी इसी वजह से ही शायद राजेंद्र सिंह बेदी ने इसके किरदारों को देखते हुए इसका उन्वान भी इन्होंने भोला रख दिया। इनका इंतकाल 1984 को मुंबई में हुआ। तो मुंबई में इनका इंतकाल हुआ और 1915 में ये पैदा हुए थे, मगर यहाँ पर जगह वगैरह नहीं दी। ठीक है, तो ये था राजेंद्र सिंह बेदी की जान पहचान। ये अमल कर रही हैं, मक्खन को साफ कर रही है, और जो माया के खुसर है, जो ससरे हैं, वो देख रहे हैं, मगर उनको याद नहीं आ रहा है कि कौन आने वाला। थोड़ी देर में भोला दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि दादा या बाबा, क्या परसों मामू जी आएंगे ना? तो फिर दादा को भी याद आ गया कि हाँ बिल्कुल इसका माया का भाई आने वाला है, और उनको पक्का यकीन हो गया। कुछ कुछ याद था उनको, मगर पक्का यकीन हो गया जब भोला ने ऐसा कहा कि मामू आने वाले हैं। फिर आगे की स्टोरी में हमने देखे कि उन्होंने अपने पोते को लाड़ करते हुए पूछे कि तेरे मामू जी, तेरे माता के, तेरे अम्मी के कौन है? तो भोला ने कहा कि मेरे अम्मी के भी वो मामू हैं। तो हंसने लगे। माया को हंसता हुआ देखकर ससुरे बहुत खुश हुए, क्योंकि माया बेवा है, और बेवाओं को समाज जो है तो थोड़ा एक अलग नजरिए से देखता है। वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं बेवाएं, हंसती नहीं है, कहीं फंक्शंस वगैरह में नहीं जा पाती। तो इस तरह के जो रूह को तकलीफ देने वाले जो ऐसे काम हैं, उसमें इसने, माया ने अपने आप को खुद को जकड़ रखा था। माया ने सारे अपने अच्छे कपड़े और अच्छे जितने भी जेवरात थे उसको एक संदूक में रखकर, उसको ताला लगाकर, एक पानी से भरे हुए गड्ढे के अंदर चाबी को फेंक दिया था। संदूक को नहीं फेंका था, चाबी को। ठीक है। फिर माँ ने अपने बेटे को पास बुलाते हुए पूछा कि बेटा तुम नन्ही के क्या होते हो? अब यहाँ पर नन्ही का जो किरदार है तो बस यहीं पर ही है, उसके बाद में नन्ही का कोई भी जिक्र आपको नहीं नजर आएगा। नन्ही भोला की बहन है और माया की दूसरी औलाद। सबसे पहली औलाद भोला है और दूसरी नन्ही। अब भोला का ही जिक्र है इसमें, नन्ही का जिक्र नहीं है। ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि मैं नन्ही का भाई हूँ। भोला ने जवाब दिया। तो माँ ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह से तेरे मामू जो है वो मेरे भाई है। फिर भी उसको समझा नहीं, वो तो सबका, इसका, ये अपने मामू को सबका ही मामू समझ रहा है। फिर दोपहर हुई। दोपहर के वक्त में खेत में जाना था, और ज़ईफ आदमी है, यानी ये जो ससरे हैं, और बेटे का इंतकाल हो गया, तो सारा घर का जो, खास तौर से बाहर का जो काम है, घर को चलाने का जो काम है, वो दादाजी को करना पड़ रहा है। अब जो भी इनकी आस है वो पोता है, और वही इनके बुढ़ापे, अब तो बुढ़ापा भी आ चुका है, अब समझ लीजिए कि आखिरी सहारा है, इनकी उम्मीद, इनकी जीने की उम्मीद है। तो दादाजी खेत का काम कर कर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और थकान की वजह से वो घर लौटते हैं, और ऊँगते ही वो थोड़ी देर में सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में, सोने के बाद, माया उनको आवाज़ देती है। माया ने आवाज़ दिया, और आवाज़ देने के बाद में कहा कि बाबा जी दूध पी लीजिए, और उनके बाबा जी ने उनको दुआएं दी।
और कहा कि बेटा मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। यहाँ तक हमने कल समझ चुके थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। भोला अभी तक ना सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। अब जैसे ही दादा की और माँ की गुफ्तगू हो रही थी, तो भोला ने जैसे ही सुना इनकी बातचीत, तो भोला भोला जो है तो वो दौड़ता हुआ आया और दादा के पेट पर आकर बैठ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? और पोते ने पूछा अपने दादा से कि बाबा आज आप कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं बेटा, मैंने कहा मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। दादा ने उसको टालते हुए कहा कि नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ और कल मैं तुमको दोपहर में कहानी सुना दूंगा। अब बच्चा है तो वो थोड़ा रूठ गया, नाराज हो गया। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। अब भोला नाराज हो गया और उसने ये जुमले अपने मुंह से निकाले कि मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं हूँ बल्कि अम्मी का बेटा हूँ, यानी मैं माता जी का भोला हूँ, तुम्हारा भोला नहीं हूँ। अब ये जो जुमले है ये उसको भोला को पता था कि उसके दादा सुनना पसंद नहीं करते। अगर वो ये जुमले निकाल देता है अपने मुंह से तो उसके दादा कोई भी काम उसका कर देते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था ऐसा। वही वो ये सुनने के आदी नहीं थे, वो हमेशा यही सुनना चाहते थे कि भोला जो है तो बाबा जी का है, माता जी का नहीं। एक लाड़ था, एक प्यार था इसमें। भोला भी जानता था कि मैंने इसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है और माता जी का नहीं। मगर इस दिन हल एक तरह के औजार होते हैं जो खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। मगर उस दिन क्या हुआ कि सुबह में जब दादा यानी जब गए तो उनको 6 मील दूर खेत में जाना था और पैदल ही जाना था, और इस वजह से और हलों को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाना था, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो थक चुके थे। और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से गुनूदगी तारी हो रही थी। इस गैर मामूली थकन बहुत बेतहाशा थक चुके थे। 22 महीने भोले की वो बात भी बर्दाश्त किए और उनते उनते सो गए। इतनी ज़्यादा थकावट थी कि अब की बार दादा ने वो भी बर्दाश्त कर लिया, उसकी वो जुमले भी सुनना बर्दाश्त कर लिया, वो उनते उनते सो गए। भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का। मैंने भोले को सुबह के वक्त उसने फिर मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया। दूसरा दिन निकला, सुबह हुई, दूसरा दिन निकला तो अब दादा ने अपने पोते को आवाज दी तो भोला ने आने से इनकार कर दिया। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास बाबा, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास दादा या बाबा। अब दादा ने पूछे क्यों भोले? तो भोला ने कहा भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। भोला ने बार बार ये जुमले दोहराए कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं अम्मी का बेटा हूं। अब दादा ने उसको, अब तो कोई थकावट भी उतर चुकी थी, दूसरा दिन निकल चुका था और अब वो ये बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो दादाजी ने उसको लालच से मनाया। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया। दादाजी ने क्या किया कि उसको मिठाई दिए और उसको मिठाई देकर कहा कि देखो मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा या फिर मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। तो वो मान गया, चंद ही लम्हात में वो बाबा जी का भोला बन गया। और जैसी मिठाई की लालच मिली उसको, यानी मिठाई मिली खाने के लिए, तो अब वो बाबा जी का भोला बन गया और उसने कहा कि मैं माता जी का भोला नहीं बल्कि मैं बाबा जी का, और मेरी गोद में आ गया और वो दादा के गोद में आकर बैठ गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म हुए कंबल को लपेटने लगा। जी बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने जिस्म पर कंबल को ओढ़ के रखे हुए, वो उनकी गोद में आकर बैठ गया और उसी कंबल को वो अपने पैरों में अपने आप को भी वो उसके अंदर समेटने लगा। माया ने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कुएं में डालकर कुएं के साफ पानी से उसकी खटास को धो डाला। माया जो अपना काम कल से कर रही थी वो उसका कंप्लीट हो चुका था आज, और मक्खन तैयार कर ली।
तकरीबन पाव भर मक्खन जो है तो माया ने तैयार कर चुकी थी। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप भाई बहन खाविन बच्चे सबसे बहुत ही प्यार करती है, और इतना करने पर भी उसका प्यार खत्म नहीं होता। और ये माया की जो कार्रवाई जितनी भी हो रही थी भाई के लिए, जो तैयारियां हो रही थी भाई के आने की खुशी में, जाहिर सी बात है वो अपने भाई से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। तो इसी मोहब्बत के जज्बे को देखते हुए दादाजी यानी इनके ससुरे बहुत खुश हो रहे थे, और वो सोच रहे थे कि औरत का जो दिल होता है किस तरह से वो एक मोहब्बत का एक समंदर होता है। वो अपने माँ से भी मोहब्बत रखती है, बाप से माँ बाप से मोहब्बत रखती है, भाई बहनों से मोहब्बत रखती है, खामिन से मोहब्बत रखती है, फिर बच्चों से भी उसकी मोहब्बत, और सबसे वो बहुत प्यार करती है। और इतना करने पर भी उसका जो मोहब्बत है, उसकी जो प्यार है वो खत्म नहीं होता है। एक औरत का एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे और कहा, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना। अब ये ख्यालात दादाजी के जहन में चल रहे थे, तो उतनी देर में जब वो सोच रहे थे कि खुदा ने कैसी एक जात को पैदा किया है कि इतने लोगों से मोहब्बत रखती है, तो उसी वक्त में भोला जो दादा के गोद में बैठा हुआ है, उसने अपने दादा के चेहरे पर की ज़ईफ आदमी के चेहरों पर झुर्रियां आ जाती है, तो झुर्रियों पर हाथ रखकर कहा कि बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना। तो दादा ने पूछे कि किस बात का बेटा, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। तो उसने पूछा कि कौन सा वादा। तो बेटे ने जब दादा से पूछा तो दादा ने कहा कि सॉरी बेटे ने कहा यानी पोते ने कि आज कल रात में आपने कहानी सुनाई नहीं, आज मैं आपसे कहानी सुनूंगा दोपहर में। तो हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा कि हाँ मैं आज तुमको, मेरा वादा याद है, मैं आज तुमको दोपहर में कहानी सुनाऊंगा। आगे कहानी फिर इस तरह से आगे चलती है कि ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। अब दादाजी जो थे तो वो चले गए खेत में काम करने के लिए। सुबह के वक्त में ये सारी बातचीत हुई, अब वो चले गए खेत में। अब दोपहर के आने का जो इंतजार है बच्चे ने किस तरह से किया होगा, भोले को ही पता होगा, यानी किस तरह से वो बेताब था कि कब दादाजी घर पर आएंगे और मैं उनसे कहानी सुनूंगा। जिस तरह से आज के बच्चे इंतजार करते हैं कि कब हमारे अब्बू घर पर आएंगे और हमको मोबाइल मिलेगा देखने के लिए। वैसे तो अब हर घर में मम्मी का मोबाइल हो गया, हमारे पास में तो खुद के पास में मोबाइल हो गया, तो अब कोई टेंशन नहीं। तो एक पहले उस जमाने में ना मोबाइल वगैरह थी, ये सारी चीजें नहीं थी, इलेक्ट्रिक ही नहीं थी। अगर आप आगे पढ़ेंगे हम तो इसमें कहानी में बताया कि पुराने जमाने की कहानी बताया कि उस वक्त बिजली भी नहीं थी। तो ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतजार किया। भोले को तो इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर जा लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। भोले को तो ये पता है कि दादा मेरे को उसी टाइम में कहानी सुनाएंगे जब वो उस पलंग पर जाकर लेटेंगे कि जिस पर वो बगैर किसी की मदद से चढ़ नहीं सकता, यानी इतना ऊंचा पलंग है वो कि उस पर उससे चढ़ा नहीं जाता। कभी वो दादा उसको पलंग पर चढ़ा देते, कभी उसकी अम्मी उसको पलंग पर चढ़ाती। तो वो उस पलंग पर जाकर जब दादा लेटेंगे सोएंगे तो उसी वक्त में वो कहानी सुनाएंगे, वैसा तो सुनाएंगे नहीं। चुनांचा वक्त से आधा घंटा पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर स्टार्ट शुरू कर दिया। तो अब जब दोपहर का वक्त हुआ, दादा के टाइम हुआ आने का करीब, तो उसने अपनी वालिदा के उसकी अम्मी के पीछे लगकर कहा कि अम्मा उसने उसकी माता को कहा कि अम्मी जल्दी से खाना निकालो, दादा के लिए खाना निकालो, दादा के लिए खाना निकालो। और उसकी अम्मा ने भी उसकी सुनकर खाना निकाल दी, पीछे लग गया। दादा आने के अभी दादा आए नहीं, तो आने के पहले खाना उसने उनके लिए रेडी कर दिया।
खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने की चाह से। मतलब ये नहीं था कि दादा को जल्दी आएंगे तो वैसे वो खाना खा लेंगे, उनको खाना खाने का मतलब नहीं है कि उनका पेट भरेगा, बल्कि क्या है मकसद क्या है कि वो जल्दी खाएंगे तो वो बिस्तर पर जाएंगे और मुझको कहानी सुनाएंगे। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले खाना खाया। रोजाना का जो इनका टाइमिंग था खाना खाने का दादाजी का, उससे इन्होंने आधा घंटा पहले खाना खा लिया। क्यों? क्योंकि जो भोला है वो पीछे लग गया था माया के, यानी उसकी माता के खाना निकलवाने के लिए। दादा को लगा पीछे, चलो दादा खाना खा लो, चलो दादा खाना खा लो। दादा ने भी आधा घंटा पहले खाना खा लिया। अभी मैंने आखिरी निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाना इनका खत्म ही हो रहा था, आखिरी निवाला मतलब नहीं, खाना एंडिंग पर थे, अब ये उठने वाले थे खाना खाकर। तो पटवारी आ गया। पटवारी ये एक ऑफिसर होता है हर देहातों में, जो जिसके जिम्मे उस इलाके, उस देहात के, उस गांव के जमीन की सारी मालूमात वगैरह इसके पास में होती है। गवर्नमेंट ऑफिसर होता है गांव के अंदर। शहरों के अंदर तो तहसीलें होती है और इसका एक बाकायदा एक महकमा भी होता है, जिसको हम मराठी में उसका नाम होता है भूमि अभिलेखन विभाग। यानी जमीन की जो लिखा पढ़ी वगैरह होती है वो सारी चीजें वहीं पर ही होती है। घर के कागजात वगैरह जो है तो वो वहीं पर ही आपको मिले। इस तरह से वो उसका एक डिपार्टमेंट होता है। तो उसी डिपार्टमेंट को वो अभी ये शहर में होता है, मगर जो आसपास के देहात होते हैं तो वहां पर इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं चला सकते। तो हर एक देहात के लिए एक पटवारी बना दिया था। कभी कभी एक पटवारी, दो देहातों का भी एक पटवारी रहता है, छोटा देहात। तो वो पूरे गांव और गांव के आसपास की जमीनों के बारे में उसके पास में पूरे नक्शे वगैरह और सारे कागजात वगैरह पटवारी के पास में होते। तो वो आया, उसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी जमीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। पटवारी ने क्या कहा, दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज दिया, कहा कि भाई आपने कहा था कि आपकी जमीन को नापना है, गिनना है, कुछ मसला होगा, जमीन को कम ज्यादा हो गई रहता है, तो उसको नापने के लिए जल्दी से आ जाओ मेरे पास में, आज ही मेरे को टाइम है और फिर मेरे को फुर्सत नहीं मिलेगी अगर आप आज नहीं, अभी जल्दी नहीं आए तो आज ही आपका काम हो जाएगा। तो खानका वाले कुएं के पर आपकी एक, उसने ये खानका वाले कुएं पर बताया था, उसकी निशानी बताया कि जो आपने खानका के पास में जो कुआं है वहां पर जो आप जमीन को नापने का बोल रहे थे, उसके लिए जल्दी से आ जाओ। दालान की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा। अब दादा ने जैसे ही पटवारी की बात को सुने तो उन्होंने देखे भोला की जानिब। तो भोला दालान में, यानी जहां पर दादा आराम करने को जाएंगे, उस पलंग के चारों तरफ घूमकर उस पर बिस्तर को बराबर कर रहा है, चारपाई पर जो बिस्तर है उसको बराबर कर रहा है और खुद पायती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और खुद कोशिश कर रहा है वो कि वो किसी तरह से उसमें वो पलंग पर चढ़ जाए। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा तकिया भी एक तरफ रख दिया और खुद पायती में पांव अड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। पायती जो जहाँ पलंग पर जब हम सोते हैं तो एक साइड में हम सिरहाना रखते हैं, जहाँ पर तकिया रखते हैं, जहाँ पर हम सिर रखकर सोते हैं, तो एक साइड में हमारे जाहिर सी बात है पैर चले जाते हैं, तो पैरों के साइड से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसको पायती कहा जाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा और हमारा टाइम हो चुका है, 10:04 हो गए। तो इंशाल्लाह इसको हम अब कल समझेंगे, आगे कंटिन्यू।